ये वीडियो इम्यूनोलॉजी के चैप्टर से लिया गया है। ये वीडियो CSIR नेट, गेट, ICMR और DVT को टारगेट करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ यूज़फुल टर्म है जो हमें जानना ज़रूरी है, जो कि बार बार आगे जाके आएगा। जैसे कि इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम इज़ द नेटवर्क ऑफ सेल, ऑर्गन और टिश्यू जो एक साथ मिलके हमारी बॉडी को किसी पैथोजन या इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ फाइट करने के लिए रेडी करेगा। और इम्यूनिटी हमारी बॉडी का ही फाइटिंग एबिलिटी है अगेंस्ट पैथोजन, इन्फेक्शियस एजेंट और एनी अदर फॉरेन पार्टिकल्स। अब इम्यूनिटी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इनबॉर्न है, मतलब हमें इसको जन्म से ही मिला हुआ है ये। और दूसरा है एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो हमने जन्म के बाद इसको एक्वायर किया है। जैसे कि किसी नए पैथोजन ने या इन्फेक्शंस ने अटैक किया है और उस पर्सन ने उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप किया है, उस फाइटिंग एबिलिटी को जनरेट किया है, वही है हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी। हमारी ब्लड में मिलने वाली WBC और ल्यूकोसाइट्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, इसमें ग्रेन्यूल्स पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। और ग्रेनुलोसाइट्स का भी प्रकार है कुछ ऐसे, जैसे न्यूट्रोफिल है, यूसिनोफिल है, बेसोफिल है। और एग्रेनुलोसाइट्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स का भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में हम आगे कुछ और जाने, जैसे कि ये फ्रंटलाइन वर्कर है। जैसे कि हमारी बॉडी में किसी ने पैथोजन ने, इन्फेक्शियस एजेंट ने, किसी एंटीजन ने अटैक कर दिया, तो सबसे पहले ग्रेनुलोसाइट्स ही आएगा उस पैथोजन के खिलाफ फाइट करने के लिए। और ये ग्रेनुलोसाइट्स इनेट इम्यून सिस्टम का भी एक पार्ट होता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ग्रेनुलोसाइट्स कैसे अपना काम करता है। ग्रेनुलोसाइट्स या तो पैथोजन को डायरेक्टली डैमेज कर देगा, या फिर एक कास्केट तैयार कर देगा। ये धीरे धीरे दूसरे WBCs जो भी हैं उनको भी एक के बाद एक को एक्टिवेट करता रहेगा और उस पैथोजन को डिग्रेड कर देगा। या फिर ये टिश्यू को रिमॉडलिंग में भी अपना काम कर सकता है। ग्रेनुलोसाइट्स में मल्टीपल लोब्ड न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है, मतलब इसमें बहुत सारे लोब प्रेजेंट रहेगा। और इस मल्टीपल लोब की प्रेजेंस की वजह से ही हम ग्रेनुलोसाइट्स को दूसरे एग्रेनुलोसाइट्स से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स को हम फैक्स टेक्निक से भी देख सकते हैं। ये एक फैक्स टेक्निक का प्लॉट है, जिसमें फॉरवर्ड स्कैटरिंग जो है उससे हम उसके साइज़ को देखते हैं, और साइड स्कैटरिंग के थ्रू हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। इधर हम साइड स्कैटरिंग को देखें तो 0 से 1000 की ओर जैसी जैसी प्लॉट बढ़ता जा रहा है, वैसे ही ग्रेन्यूल्स का कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और हम फॉरवर्ड स्कैटरिंग को और देखें तो इधर 0 से 1000 की ओर जैसे जैसे प्लॉट आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही ग्रेन्यूल्स का या WBCs का जो साइज़ है धीरे धीरे स्मॉलर से लार्जर की ओर बढ़ता जा रहा है। इस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे जो यूसिनोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, वो एक लार्ज कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में आता है। और मोनोसाइट एक लार्ज पर सिंपल कैटेगरी में आता है। और लिम्फोसाइट जो है स्मॉल और सिंपल कैटेगरी में मिलता है। ये टेबल न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल या मास्ट सेल में मिलने वाली मॉलिक्यूल्स, उनके एग्जाम्पल्स और उनके फंक्शंस के ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे न्यूट्रोफिल्स में प्रोटीएज के हिसाब से काम करता है, इलास्टेस, कोलाजिनेस। इसका फंक्शन होता है टिश्यू रिमॉडलिंग
हिस्टामिन प्रेजेंट रहता है, वो वेसोडाइलेशन और इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूसिनोफिल में मिलने वाली कीमोकाइंस जैसे IL-4, IL-10, 13, TNF अल्फा वो मॉड्यूलेशन ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसोफिल्स में पाए जाने वाली हिस्टामिन है, वो क्या करता है, वेसोडाइलेशन और स्मूथ मसल एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये पूरा टेबल ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है CSIR नेट के लिए, जैसे बी सेक्शन के लिए, या फिर गेट का 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, कभी 1 मार्क्स के लिए मैचिंग में या डायरेक्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है। तो ये पूरा टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और न्यूट्रोफिल्स के बारे में हम देखें तो हमें मिलता है कि न्यूट्रोफिल हमारे सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में पाया जाने वाला ल्यूकोसाइट्स है न्यूट्रोफिल। वो 50 to 70% ही न्यूट्रोफिल्स रहता है। और हमारी ब्लड सर्कुलेशन में जो न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट बढ़ने को बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। हमने पहले ही ये बोला था कि हाँ, जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में अटैक करता है, सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर के हिसाब से ग्रेनुलोसाइट्स आता है अपना काम करने के लिए। अब इन ग्रेनुलोसाइट्स में भी न्यूट्रोफिल्स जो है वो सबसे पहले इन्फेक्शंस के अगेंस्ट अपना डिफेंस शो करता है। अब न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत इफ़ेक्टिव है। ये बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेता है और उसका फेगोसाइटोसिस करवा देता है। जो हमारी इन्फेक्शन में जो पस जमता है, उसका मेन कंपोनेंट ही होता है न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल्स में रेगुलेट द एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब ये जो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है उसको एक्टिवेट करने का भी काम न्यूट्रोफिल करता है। बेसोफिल्स, जैसे कि हमने देखा न्यूट्रोफिल्स मेजोरिटी है 50 to 70% है, वही बेसोफिल सबसे रेयर है। ये लेस देन 1% से 1% तक ही सर्कुलेटिंग ब्लड में मिलता है। बेसोफिल एक नॉन फेगोसाइटिक ग्रेनुलोसाइट्स है, मतलब कि ये फेगोसाइटोसिस नहीं कर सकता है। बेसोफिल्स आर क्रिटिकल टू आवर रेस्पॉन्स टू पर्टिकुलरली हेलमिंथिस और वॉर्म्स। बेसोफिल्स किसके अगेंस्ट अपना डिफेंस शो करता है, तो हमें पता चलता है कि ये हेलमिंथिस पर्टिकुलरली वॉर्म्स के अगेंस्ट अपना डिफेंस शो करता है। यूसिनोफिल्स भी सर्कुलेटिंग ब्लड में कम पाया जाता है, ये 1 से 3% ही पाया जाता है। और ये एक मोटाइल फेगोसाइटिक सेल्स है, ये भी वॉर्म्स के अगेंस्ट ही अपना डिफेंस शो करता है। देखा जाता है कि यूसिनोफिल जो वॉर्म्स है, वॉर्म्स के चारों ओर क्लस्टर कर लेता है और यूसिनोफिल्स की में पाए जाने वाले ग्रेन्यूल्स रिलीज होता है और जाके वॉर्म्स की मेम्ब्रेन को अटैक कर देता है। और यूसिनोफिल्स से बहुत सारी साइटोकाइंस भी रिलीज होता है, जो आगे जाके बी सेल्स और टी सेल्स की एक्टिवेशन में के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और वैसे ही वो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मास्ट सेल, ये ब्लड में सिर्फ 1% ही मिलता है। और मस्ट सेल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द बोन मेरो इनटू द ब्लड एज अनडिफरेंशिएटेड सेल एंड दे मेच्योर ओनली आफ्टर दे लीव द ब्लड। मतलब कि ये बोन मेरो से अनडिफरेंशिएटेड सेल के हिसाब से रिलीज़ होता है, और ये जब ये ब्लड से रिलीज़ हो जाते तभी खुद को मैच्योर कर पाता है। जब तक ये ब्लड में रहता है मस्ट सेल वो इमेच्योर रहता है, और जब ये ब्लड को छोड़ देता है तभी वो मैच्योरिटी को वो मैच्योर होता है। मस्ट सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप 1 एलर्जीज। मतलब कि मस्ट सेल जब अपने आप को डिग्रेनुलेट करेगा, ग्रेनुलेशन के बाद वो टाइप 1 एलर्जी या टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी करवा देता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। बेसोफिल्स एंड मस्ट सेल शेयर मेनी फीचर्स एंड their relationship is not unequivalently understood। इन मस्ट सेल और बेसोफिल्स में काफ़ी सारी सिमिलरिटी है, पर बहुत सारी चीज़ें अभी तक समझी नहीं गई हैं। अब आता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स।
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मतलब ये एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल्स को प्रेजेंट करवाएगा। ये सेल, जो सेल एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल्स को प्रेजेंट करवाएगा उसी को ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोला जाता है। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स दो टाइप की होती है, एक प्रोफेशनल भी होती है और एक सिंपल होती है, सिंपल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब हम देखें तो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में कौन कौन आता है। प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में आता है डेंड्राइटिक सेल्स, आता है बी सेल्स, आता है मैक्रोफाज, आता है मोनोसाइट्स आता है। अब ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कैसे एंटीजन को प्रेजेंट करता है, जैसे कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन ने अटैक किया तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स हो गया, बी सेल्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, मैक्रोफाज हो गया, उस पैथोजन को या एंटीजन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ देगा और उस पेप्टाइड को अपने सरफेस में जो मिलने वाली MSC, पर्टिकुलरली MSC2 के थ्रू अटैच करवा के टी सेल्स को दिखाएगा। टी सेल्स को बोलेगा ये लो देखो, और वो टी सेल में जो पाए जाने वाली रिसेप्टर होता है वो उस पेप्टाइड को पहचानेगा और टी सेल अपने आप को एक्टिवेट करेगा। ये वही है कि प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, जैसे डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफाज है, बी सेल्स है। और नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे फाइब्रोब्लास्ट है, ग्लियल सेल्स जो ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स है। अब ये जो डेंड्राइटिक सेल्स का फंक्शन क्या है, डेंड्राइटिक सेल क्या करता है, नाइव टी सेल्स है उसको एक्टिवेट करता है। कैसे, वही जो पैथोजन हो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पेप्टाइड में कन्वर्ट करके टी सेल्स को, नाइव टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। रल्फ स्टेनमैन को 2011 में नोबेल प्राइज़ मिला था क्योंकि उन्होंने डेंड्राइटिक सेल और उसके फंक्शन को डिस्कवर किया था। मोनोसाइट का काम क्या है, वो रेगुलेट इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज एंड इन्फेक्शन। मैक्रोफाज का काम क्या है, दे आर स्पेशली efficient in removing both pathogen and damage host cell and can provide a first line defense against pathogen. मैक्रोफाज एक स्कैवेंजर के हिसाब से काम करता है, जैसे पैथोजन को भी और डैमेज होस्ट सेल को भी निकाल देता है। और इधर बॉडी के डिफरेंट टिश्यू में पाए जाने वाले मैक्रोफाज को डिफरेंट नामों से जाना जाता है, जैसे कि ब्रेन में पाए जाने वाले मैक्रोफाज को माइक्रोग्लिया, लंग्स में पाए जाने को एल्वियोलर मैक्रोफाज, लिवर में पाए जाने को वाले को कुफर सेल, किडनी वाले को रेसिडेंट किडनी मैक्रोफाज, स्किन में लैंगरहैंस सेल, स्प्लिन में रेड पल्प मैक्रोफाज, पेरिटोनियल कैविटी मैक्रोफाज, इंटेस्टाइन में लेमिना प्रोप्रिया मैक्रोफाज, इंटेस्टाइनल मस्कुलरिस मैक्रोफाज, बोन मैरो में पाए जाने वालों को बोन मैरो मैक्रोफाज, लिम्फ नोड के मैक्रोफाज को सबस्केफ्यूलर साइनस मैक्रोफाज और हार्ट में पाए जाने मैक्रोफाज को कार्डियक मैक्रोफाज बोला जाता है। ये जो चार्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि CSI नेट में एक बार ये दिया गया था, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स में ये दिया गया था, तो ये अच्छे से याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अब आता है फॉलिक्यूलर डेंड्राइटिक सेल। ये फॉलिक्यूलर डेंड्राइटिक सेल बोन मैरो से अराइज नहीं होता है। ये जो डेंड्राइटिक सेल है काफ़ी डिफरेंट होता है, ये बोन मैरो से अराइज नहीं होता है और इसका फंक्शन डेंड्राइटिक सेल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे कि हम जानते हैं डेंड्राइटिक सेल टी सेल को एक्टिवेट करता है, पर ये फॉलिक्यूलर डेंड्राइटिक सेल वो काम नहीं करता है। फॉलिक्यूलर डेंड्राइटिक सेल बी सेल की मैचुरेशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इसको फिर क्यों इसको फॉलिक्यूलर डेंड्राइटिक सेल बोला जाता है, क्योंकि ये प्रेजेंट रहता है लिम्फ नोड के लिम्फ फॉलिकल में, इसीलिए इसको फॉलिक्यूलर डेंड्राइटिक सेल बोला जाता है। अब आता है नेचुरल किलर सेल या NK सेल।
ये नेचुरल किलर सेल्स आर लिम्फॉइड सेल्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू बी सेल्स और टी सेल्स। ये एन के सेल भी एक लिम्फॉइड सेल ही होता है, और एन के सेल्स को उनका सरफेस मार्कर जो है वो है एन के 1.1। अगर किसी सेल की सरफेस में हमें एन के 1.1 ये मार्कर देखने को मिलता है तो हमें ये पता चलता है कि ये सेल एन के सेल है या नेचुरल किलर सेल है। ये सेल का काम क्या है? बहुत सारी एबनॉर्मल सेल्स है या फिर ट्यूमर सेल्स है, उसको उसके अगेंस्ट ये काम करता है। उस नेचुरल किलर सेल काम करता है, जैसे कि ट्यूमर सेल को डेथ करवाने में नेचुरल किलर सेल रेस्पॉन्सिबल है। अब ये कैसे करता है? हमारी बॉडी में जो नॉर्मल सेल है उसमें MSC+1 मिलता है, पर ट्यूमर सेल्स में ये MSC+1 प्रेजेंट नहीं रहता है। जब नेचुरल किलर सेल को दिखता है कोई सेल में MSC+1 प्रेजेंट नहीं है, तब उसको समझ में आता है कि ये सेल तो नॉर्मल सेल है नहीं, ये सेल एक ट्यूमर सेल है। सो नेचुरल किलर सेल उस ट्यूमर सेल को किल कर देता है। नेचुरल किलर सेल ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसेप्टर फॉर एक्सप्रेसिंग रिसेप्टर फॉर इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, मतलब ये एंटीबॉडी जो बनता है बी सेल के थ्रू उसके के लिए रिसेप्टर एक्सप्रेस करवाता है। अब आता है एक सेल NKT सेल्स। NKT सेल्स और NK सेल वो दो डिफरेंट सेल है, इसके बीच कंफ्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। NKT सेल्स हैं जो उसमें NK सेल और T सेल, T लिम्फोसाइट दोनों की ही फीचर प्रेजेंट रहते हैं। अब T सेल का क्या फीचर्स है इसमें? T सेल्स का TCR यानी T सेल में जैसे T सेल रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, वैसे ही NKT सेल में भी T सेल रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस NKT सेल में CD4 जो T हेल्पर सेल का सरफेस मार्कर है वो भी प्रेजेंट रहता है। अब NKT सेल में NK सेल का कौन सा फीचर रहता है? जैसे कि हमने देखा NK सेल में एंटीबॉडी का रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, वैसे ही NKT सेल में भी वो एंटीबॉडी का रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। NK सेल की तरह NKT सेल भी ट्यूमर सेल्स, कैंसर सेल के खिलाफ अपना डिफेंस शो करता है, और ये ऑटो इम्यूनिटी के खिलाफ भी अपना डिफेंस शो करता है। ये इस टेबल में हमने RBC, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूसिनोफिल, बेसोफिल्स का फ्रीक्वेंसी हमने देखा है, कौन सा WBC किस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। जैसे कि हमने देखा कि न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा 50 to 70% मिलता है, मोनोसाइट्स 1 से 6% ही मिलता है, लिम्फोसाइट 20 से 40% मिलता है, यूसिनोफिल 1 से 3% मिलता है, बेसोफिल लेस देन 1% ही मिलता है। अब कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, जैसे कि मैच द सेल टाइप कॉलम 1 विथ इट्स फंक्शन प्रेजेंट इन कॉलम 2। अब बी सेल का हम फंक्शन देखें तो ये कौन सा काम करता है? बी सेल ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो पी का हो गया 1, और न्यूट्रोफिल्स एक फेगोसाइटोसिस में काम करता है, तो क्यू का हो गया 4, टी सेल्स एक साइटोटॉक्सिसिटी शो करता है, तो आर का हो गया 2, और मस्ट सेल जैसे कि हमने बोला ये टाइप 1 एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये ऑप्शन 3 जो मतलब मस्ट सेल के लिए 3 जो हिस्टामिन एसोसिएटेड एलर्जी है, तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हुए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स लिस्टेड बिलो आर ए ग्रेन्यूलर। हमने ग्रेनुलोसाइट्स में पढ़ा था न्यूट्रोफिल हो गया, यूसिनोफिल हो गया, बेसोफिल्स हो गया, और एक ग्रेनुलोसाइट्स में पढ़ा था लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो इस हिसाब से हम देखें तो आर और एस ये दोनों ही एक ग्रेन्यूलर है, मतलब इसमें कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से देखने जाए तो करेक्ट ऑप्शन है सी। आप और एक क्वेश्चन है,
which one of the following leukocytes are present in the largest proportion in healthy human blood? तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ल्यूकोसाइट्स इन न्यूट्रोफिल जो 50 to 70% पाया जाता है, तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन है ए, न्यूट्रोफिल। तो ये वीडियो यहाँ पे ही एंड करते हैं।